दोस्तों आईपीएस आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शंस है वो उसका लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी इंटरव्यू डेट्स का आना बाकी है। लेकिन ये वही समय है जब आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं तो एक दिन लेट हूँ बिकॉज ऑफ माय सर्टेन एंगेजमेंट्स, लेकिन अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और 3 वीडियो के बाद मैं आपको एक बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बताऊंगा कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हैं। ये जो 3 क्लासेस होंगी, इन 3 क्लासेस में पहली क्लास होगी जिसमें हम नॉन बैंकिंग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। सेकंड क्लास में जो बैंकिंग क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करेंगे। और थर्ड क्लास में डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू को लेकर, उनकी बात करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में पढ़ने के बजाय वीडियो को देखिएगा। और वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पुट इन कर दीजिएगा। मैं मेरी टीम, मैं एक ही टीम है, मैं अकेले ही हूँ, वो आपको वहाँ पर हम आपका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू डिफरेंट होता है आईबीपीएस पीओ से, बिकॉज आरआरबी पीओ होता है रीजन रूरल बैंक्स के लिए। जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है आरआरबी का, वो प्रीडोमिनेंटली आपका रूरल बैकग्राउंड का है। और जो आईबीपीएस पीओ का है उसमें मिक्स बैक होता है, जहाँ पर सेमी अर्बन सेमी रूरल में आपकी पोस्टिंग होती है। तो इसीलिए दोनों की तैयारी अलग अलग हो सकती है, इसीलिए आरआरबी पीओ की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो आज आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिसके आंसर्स आपको आने चाहिए, और कई बार इन क्वेश्चंस पे सवाल इंटरव्यू में बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि आप अपने बारे में बताएं और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। बहुत ही लॉजिकल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहला, कि आपको अपने बारे में बताना है और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में या आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। अब इसको बताने का एक ट्रिक मैंने इजाद किया था 1 साल पहले, मैंने पहले डिस्कस भी किया है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपका पास्ट, आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर, उस हिसाब से आप काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम कुश पांडे है सर। मैंने बीटेक किया है 2010-11 में। उसके बाद मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस साल एसबीआई का एग्ज़ाम दिया था, सॉरी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था, और वो मेरा क्रैक हो गया है और इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और मैं आरआरबी पीओ बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं पूरी तरीके से अलाइंड हूँ और इसके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा आंसर था, लेकिन इसमें मैंने तीनों चीज़ें कवर कर दी, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। कई लोग कहेंगे ये बहुत ही बोरिंग आंसर है, तो बेटा ये बोरिंग आंसर नहीं है, बहुत ही सेफ आंसर है और बहुत ही नपतुला आंसर है। जब सवाल आता है कि एक बैंकर क्या होता है, तो बैंकर कोई बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर नहीं होता है, या ही डज नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ गॉड। ही इज अकाउंटेबल, ही इज प्रिसाइज एंड ही इज टू द पॉइंट। आप समझ रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता पब्लिक स्पीकिंग का, अगर यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता लेट्स सपोज पब्लिक डीलिंग का, इन टर्म्स ऑफ कि डेली बेसिस पर आपको हर किसी से मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, ये सब नहीं है। आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, और पब्लिक डीलिंग में पब्लिक आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं आई है। पब्लिक आपसे क्वेरी लेके आई है, उसका आपको आंसर देना है कम से कम शब्दों में, ताकि उसको क्लियर हो जाए। ये इंटरव्यू का सार है जितने भी एग्जाम बैंक के हैं, कि आप कितने ज़्यादा प्रिसाइज हैं, कितने ज़्यादा टू द पॉइंट हैं और कितना ज़्यादा आपका फोकस है। तो ये आंसर से मेरा फोकस क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पास्ट में ऐसा बैकग्राउंड जो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप, और कैसे यहाँ तक आप पहुंचे वो बता सकते हैं आप। प्रेजेंट में आपका करंट रोल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, और आप अगर आपको ऐड करना भी है तो अपनी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स है उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इन अकॉम्प्लिशमेंट को बताते हैं तो तैयार रहिए इससे काउंटर क्वेश्चन करने के लिए, बिकॉज उस पर कई सारे काउंटर क्वेश्चन बनेंगे। मेरे कई सारे एस्पायरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने क्वेश्चन का आंसर लंबा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि मुझसे वो इंटरव्यूअर जो है उन पर काउंटर क्वेश्चन करे। सही है, अगर आप रेडी हो उसके लिए तो ठीक है, तो सही। जैसे कि आपने इसी आंसर में बोल दिया कि सर स्कूल से ही मैं हमेशा से रहा हूँ लीडर के तौर पे, मैंने स्कूल में कई सारे इवेंट्स कराए हैं, या फिर आपने हॉबी बता दी कि मेरे को बुक रीडिंग पसंद है। तो यार दोनों ही चीज़ों पे सवाल आपसे बनेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि टू द पॉइंट रखना, बिकॉज वैसे भी नर्वस होते हैं हम लोग,
और अगर पहला क्वेश्चन ही हमने लंबा आंसर दे दिया, उसमें फंस गए, तो फिर पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। इस बात का याद रखना। और फ्यूचर में व्हाट आर यू लुकिंग टू डू नेक्स्ट, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप अभी क्या अभी आगे आपका क्या फ्यूचर में आपने प्लान किया है, उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। एक और सवाल आता है कि आपने बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज किया, वाई डिड यू चूज द बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली आपने आरआरबी के चूज किया। अब देखो यार, यहाँ पर ना दो चीजें हैं। पहला, अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, ठीक है, तो आंसर डिफरेंट होगा, और अगर मैं इस पार्ट को ऐड कर दूं तो आंसर डिफरेंट होगा। बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आरआरबी ऐसा एक बैंकिंग सेक्टर का जॉब है जो हर कोई नहीं करना चाहता है। हर कोई ग्रामीण इलाके में जाना नहीं चाहता है, वहां पर सर्व नहीं करना चाहता है। तो अगर आप ये कहोगे कि मुझे रूरल लोग को सर्व करना है, अगर आप ये कहोगे मुझे ग्रामीण इलाके पसंद हैं, मुझे अपना गांव पसंद है, तो वो मेलोड्रामेटिक लगेगा, वो ऑनेस्ट नहीं लगेगा। मैं ये भी मानता हूं कि कई ऐसे हमारे छात्र हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन इलाकों से आते हैं, उनका कहना बहुत ही सेंसिबल है। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर से आते हैं, इनफैक्ट अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 से भी आते हैं, तो आप पंचअप करोगे ना। मतलब अगर आप टीयर 3 में, फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज आप गोंडा में हैं, तो आप चाहोगे लखनऊ शिफ्ट होना। ये बहुत सेल्फिश बात नहीं, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। आप लखनऊ, आप चाहोगे दिल्ली होना, या फिर लखनऊ के आसपास ही होना। या फिर अगर लेट्स सपोज आप ऊटी में है, आप चाहते हो कोयम्बटूर जाना, आप कोयम्बटूर आप चाहते हो चेन्नई जाना, अगेन दैट इज सब्जेक्ट टू योर डिजायर। तो मैं दो आंसर करूंगा। अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों चुना, तो आप पहला ये बोल सकते हो, तीन आंसर मेरे हैं। पहला आप बोल सकते हो कि मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब करनी है, और गवर्नमेंट जॉब से मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। और अब तो गवर्नमेंट जॉब में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग में हम डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, साथ साथ में स्टेबिलिटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में सर मेरा मानना है निजी कि मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। हाँ, सीखने को मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। पहला आंसर। सेकंड आंसर आप दे सकते हो कि सर बैंकिंग सेक्टर ही क्यों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बनिस्बत और एग्जाम के जरिए यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स होते हैं, और मुझे कई बार बैंक में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करने के मौके मिलते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने का सोचा है। एक और सवाल आ सकता है कि एसएससी क्यों नहीं, बैंक क्यों? तो आप कभी भी किसी दूसरे एग्जाम को डिमीन मत करना। कभी भी ये मत कहना कि वो एग्जाम बेकार है, ये कभी नहीं कहना है आपको। आपको ये कहना है कि सर मैंने दोनों ही चीज़ों को स्टडी किया और मैंने ये पाया कि मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए। और बैंक के अंदर बैंक कार्डर के, पीओ कार्डर के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इनफैक्ट एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, या फिर फॉर एग्जांपल और एग्जाम भी होते हैं, आरबीआई का एग्जाम भी होता है। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर लगने का, एक ऑफिसर स्केल पे लगने का, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना है। अब अगर इसमें पूछते हैं कि आपने आरआरबी क्यों चुना है, तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला जो सच है, 90% या 95% जो लोग होते हैं वो आरआरबी इसलिए चुनते हैं क्योंकि एग्जाम दे देते हैं, होगा अच्छी बात है, ज्वाइन कर लेंगे, तैयारी करते रहेंगे बैंक की, जो सच बात है। ठीक है। अब अगर आपने इंटरव्यू में ये सवाल बोला कि नहीं सर, मैं वैसे तो मेरे को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में बनना है बैंकर, लेकिन आरआरबी मैंने टेस्ट के लिए दिया है, तो इतना सच भी ना आपके लिए घाटा हो सकता है। मैं आपको राजू नहीं बनने को कह रहा हूँ कि एकदम ही निर्भीक हो जाएं और कुछ भी बोलें, बिकॉज फिक्शन में और रियलिटी में अंतर होता है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि जब आप बोले आरआरबी क्यों, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि सर आरआरबी उन मौक़ों में से है जो मुझे मौका देता है बैंकर बनने का, पहला। दूसरा सर, आरआरबी जो हैं, आरआरबी जो मैं चाहता हूँ ज्वाइन करना, वो मेरे शहर के आसपास या मेरे शहर में है या मेरे एरिया के आसपास है, तो इस वजह से मैं आरआरबी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तीसरा आप ये बोल सकते हो कि पिछले काफ़ी सालों में रूरल बैंकिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप वहाँ पर बोल सकते हो कि वहाँ का जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, वहाँ पर जो बैंकिंग है वो चेंज हो रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तीसरा चीज़ जो बहुत ही एक सॉलिड रीज़न रहेगा कि आप आरआरबी ही क्यों चुनना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हो सर कि आरआरबी का जो मुझे गोल है वो बहुत पसंद है। आरआरबी का गोल क्या है? गोल है रूरल बैंकिंग को आसान करना, और एज बीइंग अ समवन जो कि अकाउंटेबल है, बीइंग समवन जो कि चैलेंजेस से नहीं डरता है, उसके लिए आरआरबी एक चैलेंज रहेगा। बिकॉज पहला चैलेंज कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार हूँ, जिसके लिए मेरा माइंड मेकअप है।
दूसरा, आरआरबी समय के साथ अपने परफॉर्मेंस को ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि मैं अपने को भी ग्रो कर पाऊंगा, बिकॉज समय के साथ जो बाकी बैंक में होता है, कमर्शियल बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो आरआरबी में भी धीरे धीरे आपका आ रहा है, तो उसको फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो एडवांटेज है या फिर जो यूएसपी है आरआरबी की, उनको आप प्ले कर सकते हो। यूएसपी क्या क्या है? रूरल क्षेत्र में बैंकिंग करना, रूरल जो डेवलपमेंट है, रूरल फाइनेंसिंग, उसमें हेल्प करना। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बेटर हुई है पहले से, तो उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना। तीसरा, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आपकी रूरल पोस्टिंग हो सकती है और आपने वो सोच समझ के ही आरआरबी को चुना है। और चौथा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो यहाँ पर मौका है कि मुझे विद इन 6 मंथ जॉब मिल सकती है। इतना सच बोलेंगे झूठ मिला के तो झूठ नहीं लगेगा, बहुत वाजिब लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि मुझे आरआरबी ही जाना, नहीं, आपको ये बोलना है कि आरआरबी मुझे मौका देगा बैंकर बनने का, इसलिए मैंने आरआरबी का फॉर्म भरा था। एज ऑफ नाउ मेरी आरआरबी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर मेरी प्रायोरिटी नहीं होती तो मैं इस इंटरव्यू में नहीं आता। आया हूँ तो मैं इसको लेकर सीरियस हूँ, और अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ इस जॉब को करना चाहता हूँ। सिंपल है। कई बार ना ऑनेस्ट होना एंड अपराइट होना या ऐसा फील देना जरूरी है। 95% लोग ना तो ऑनेस्ट हैं और ना ही अपराइट हैं, ऑनेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, पर आपको ये फील देना पड़ेगा। इतना तो आपको, झूठ नहीं कहूंगा, इतना तो आपको, एक्टिंग तो नहीं कहूंगा, इतना आपको बोलना पड़ेगा और इसको अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं इंटरव्यू के दिन बोलूंगा, नहीं, आप इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए कि बैंकिंग क्यों और आरआरबी क्यों। मेरी तरफ से मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, शीशे के सामने आप आंसर की तैयारी रखिए और वहां से आंसर आपको इसका मिल जाएगा। फिर हाँ, अब जैसी मैंने ऑप्शंस भी यहाँ रखे हैं, मेक अ डिफरेंस, सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं एक और आंसर दे सकता था। आप बोल सकते थे कि सर मेरा एक बड़े भाई है, मेरे कजिन है, जो कि लेट सपोज आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में है, और मैं उनसे मिलने गया था जहाँ वो पोस्टेड थे। वो सेमी रूरल एरिया है, लेकिन जो मुझे उनका वहाँ पर रिस्पेक्ट दिखा, उनकी जो इज्जत दिखी, वो मेरे को बहुत भा गई। शायद किसी बड़े शहर में, किसी बड़े बैंक में, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में शायद मुझे शहर में वो रिस्पेक्ट ना मिले, और शायद मैं उतना डिफरेंस क्रिएट ना कर पाऊँ। क्योंकि जब एक ग्रामीण व्यक्ति, जब एक किसान को लोन इशू होता है तो उसके चेहरे पे खुशी होती है, जो खुशी शायद मैंने एक नॉर्मल अर्बन कस्टमर के चेहरे पे शायद ना देख पाऊँ। तो ये आप बोल सकते हो कि आप, बिकॉज आपके कुछ जानने वाले हैं, काम करते हैं, आपने उनको देखा है कितनी रिस्पेक्ट है उनकी और कैसे वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी बात कर सकते हैं। करियर में एडवांस, ऑब्वियसली बात है, आप समय के साथ ग्रो करेंगे। और कई तरह के स्किल्स, क्योंकि जो रूरल सेक्टर है, जो रूरल एरियाज हैं, जो रूरल बैंक्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट स्किल सेट आपको गेन करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। फिर स्टेबल है, ऑब्वियसली बात है, और एक नया करियर, मतलब विद इन 6 मंथ्स आपको, विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी। फिर आते हैं, व्हाट आर दी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन आईबीपीएस आरआरबी पीओ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ के लिए कॉमन है। प्रोबेशनरी ऑफिसर इज एन ऑफिसर कार्ड प्रोफेशनल, जिसको क्लरिकल काम भी सीखना पड़ता है अपने प्रोबेशन में, और मैनेजरियल काम भी सीखना पड़ता है। ना सिर्फ वो कैश काउंटर पे इनिशियली बैठता है, बल्कि आगे चल के बैंक्स के जो लोन डिपार्टमेंट हैं, बैंक के जो डिपॉजिट डिपार्टमेंट है, उनको भी देख रेख करता है। समय के साथ वही जो पीओ होता है वो बैंक का ब्रांच मैनेजर बनता है और फिर पूरे ब्रांच की वर्किंग को वो देखता है। इनिशियल के जो 1 से 3 साल होते हैं उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर या फिर एक आरआरबी पीओ जो प्रोबेशन में होता है, वो बैंक के सारे स्किल्स को सीखता है, और 1 साल के बाद वो अलग डिपार्टमेंट चला जाता है। या तो वो लोन रिकवरी डिपार्टमेंट हो सकता है, या हो सकता है डिपॉजिट डिपार्टमेंट हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट या फिर रूरल फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट पे उसको अलॉट किया जाता है या उसको ऑप्शन दिया जाता है। इनिशियल लेवल पे उसका रोल होता है कि एक तरह से पूरी वर्किंग को समझना बैंक की, चाहे वो क्लरिकल वर्किंग हो, कैश डिपॉजिट्स हो, डेली डिपॉजिट्स एंड चेक्स हो, चाहे वो लोन डिपार्टमेंट हो, इस पूरी ट्रेनिंग जो उसकी होती है वो रोल होता है पहले। उसके बाद फिर हम जाते हैं स्पेसिफिकेशन पे, जब या तो बनता है ब्रांच मैनेजर या फिर किसी न किसी डिपार्टमेंट को एक तरह से वो लीड करता है उस ब्रांच के अंदर, और उसकी देखरेख के लिए उसका स्तंभ वो पूरी तरीके से काम करता है। ये होता है रोल, चाहे ये एसबीआई की पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, आरआरबी पीओ की बात करें, सब जगह ये कॉमन होता है। फिर आता है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपको इस करियर में या आरआरबी में कैसे हेल्प करेगा। तो अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो बहुत ऑब्वियस है,
आपने कॉमर्स पढ़ा रखा है और कहीं ना कहीं कॉमर्स का और बैलेंस शीट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट ट्रेनिंग में भी आपको बैलेंस शीट सिखाई जाएगी, अलग अलग फाइनेंशियल चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो उसके लिए तो बहुत कॉमन है ये सर, मेरे लिए बहुत ही ऑब्वियस है, एक्सटेंशन है मेरा। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स मेरे को और चीज़ सीखने को मिलेंगी। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि सर ये जो 4 साल थे या 3 साल थे, इसको मैंने बहुत ही लगन से मैंने पढ़ाई की। और जब मैं, आप सच भी बोल सकते हो कि जब मैं सेकेंड ईयर में ही था तो मुझे क्लियर हो गया था कि मेरे को ये साइंस का सेक्टर या लेट्स सपोज इंजीनियरिंग की जॉब मुझे नहीं करनी है। तो आई केम आउट कि मैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। इनफैक्ट मेरे को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसीलिए मैंने बैंक की तैयारी की है। और मुझे लगता है ऐसा कि चाहे वो IBPS RRB PO या कोई भी बैंक एग्जाम हो, उसमें अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बराबर हो, यू आर इक्वल टू अदर्स। तो एजुकेशन बैकग्राउंड के बेस पे अगर मैं बात करूं तो मैं तो सब पे बराबर हूं। लेकिन चूंकि मैंने साइंस, क्योंकि मैंने, मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी कि बैंकिंग टर्म्स को सीखना, कॉमर्स टर्म्स को सीखना, अकाउंटिंग टर्म्स को सीखना तैयारी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब आई एम समवन जो कि ढल सकता है समय के साथ, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर मैं इतना नहीं होता तो मैं इन टर्म्स को सीख नहीं पाता या फिर मैं तैयारी नहीं कर पाता। तो जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो ब्राउनी पॉइंट मिलता है मेरे नज़र में, ऐसा आप कह सकते हो कि क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ नहीं थी, लेकिन I was able to successfully crack the prelims and mains despite not having any idea about banking financial terms और commerce terms। और दूसरा, उन समय के दौरान आप कोई बात ऐड कर सकते हो कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि बैंकिंग सेक्टर मेरे लिए है, बिकॉज इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है वो देश की बैकबोन है। बैंकिंग के बिना देश वर्क नहीं कर सकता है और मैं उसमें हिस्सा बनना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है एजुकेशन बैकग्राउंड की, जैसे मैंने पहले कहा, या तो आप ये बोल दो कि सर जो कि सबके लिए बराबर क्राइटेरिया है, हर कोई तैयारी कर सकता है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वहाँ आपने क्या सीखा जिसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने ये बोला था कि सर मैंने बीटेक अपना किया है 4 साल में, और 4 साल में मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर सकता हूँ। और बैंक के अंदर भी बहुत ही हेक्टिक कभी-कभी माहौल होता है, तो वो प्रेशर को मैं झेल सकता हूँ। इसलिए शायद मैं बैंक के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए बना हूँ। ये आंसर्स आप आराम से दे सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैचलर डिग्री है, सबके लिए है, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं। आप बोल सकते हो कि सर जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ आते थे तो मुझे डिटेल्स को समझना ज़रूरी था। कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़िक्र कर सकते हो कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने अपने अपने कॉलेज के दौरान कई लोगों से इंटरैक्ट किया है, क्योंकि मैं लाइक सपोज़ कॉलेज कन्वीनर था, तो स्पॉन्सरिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए कई बार गया। अब वहाँ पर बोल सकते हो कि सर उस दौरान मैंने ग्रामीण इलाकों में भी काम किया है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मतलब दैट इज़ मल्टीपल चीज़ें आप बोल सकते हो, लेकिन मैं आपसे वही कहूँगा कि समय निकालें और अपना अवलोकन करें, अपना एनालिसिस करें कि भाई आप हो क्या। जैसे कि अगर आप अकाउंटेबल हो, तो जब आप बोलोगे ना कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लेना, तो झूठ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप केयरलेस हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो आप कितना भी कन्विंस कर लो, आप नहीं बोलोगे। लेकिन मेरा निजी मानना है कि आपके लाइफ में या आपके पार्ट पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जिसमें आप बेहतर होगे, उनको पिचिन करो। या फिर आपने एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ ऐसा किया होगा जो बैंक एसोसिएटेड होगा, उसको पिचिन करो। नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में होगा जिसको आप एजुकेशन के दौरान आपने किया होगा, जिसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर आता है, हाउ वुड यू हैंडल चैलेंजेस, सिचुएशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स विद क्लाइंट्स और कलीग्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है जो गुस्सैल है या आपस में कुछ असहमति होती है, तो उस समय आप क्या करोगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं इसको फॉलो भी करता हूँ लाइफ में भी और आपके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि पेशेंटली पहले आप सुनोगे। जब तक कि सामने वाला इंसान अपनी पूरी बात ना रख दे, चाहे कितना गुस्से में हो, आप सुनोगे। हाँ, अगर उसने अब्यूज़ किया है या आपको हैकल कर रहा है, फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, दोनों केस में आप अगेन सेल्फ डिफेंस में आप एक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो अब्यूज़ नहीं कर रहा है, गुस्से में है, तो पूरी बात सुनिए। तो पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनने के बाद उससे पहले कंफर्म कीजिए कि क्या आपका ये इशू है। उसके बाद जो मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो दीजिए और उसको ये बोलिए कि ये सॉल्यूशन हो सकता है।
अगर सोल्यूशन आपके पास नहीं है तो यू कैन रेफर दैट टू योर सुपीरियर, और अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसको बोलिए सर आप चिट्ठी लिख दीजिए या कुछ ऐसा दे दीजिए, दस दीजिए कि आपका डिस्कशन हम करेंगे। एक और तरीका होता है कि इसके बाद यू कैन ऑल्सो रीच आउट, कि आप नंबर भी ले सकते हैं और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए उससे पूछ सकते हैं कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। कई बार ऐसा होगा कि जब आप मना करोगे कि नहीं सर ये हम नहीं कर सकते, तो सामने वाला आपको इमोशनल बुली करेगा, ऐसा कैसे यार मैं आपका कस्टमर हूँ, या आपको कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगा। उस समय असर्टिव रहिए। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ द आर्ट ऑफ सेइंग नो, उस बुक में ये लिखा हुआ है कि जब आपको पता है कि सामने वाला गलत है, चाहे वो कस्टमर, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आपका कलीग हो, तो आपको पोलाइटली उसको बोलना है कि ये गलत है या मैं ये नहीं कर सकता। डिफरेंस होता है अग्रेसिव होने में और असर्टिव होने में। जो असर्टिव व्यक्ति होता है उसकी टोन कभी बहुत हाई नहीं जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा कि एक कस्टमर बोला कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए हैं और उसमें 10,000 रुपए थे, आपने चेक किया, आपने बोला कि इसमें 1000 रुपए हमेशा से थे, तो आप बोलेंगे नहीं सर आपके अकाउंट में 1000 रुपए थे, हमने चेक कर लिया है। बोलेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, नहीं सर मैंने चेक कर लिया, 1000 रुपए आपके अकाउंट में थे, आप चेक कर सकते हैं, देखिए आपका ये पासबुक है, इसमें एक ही एंट्री है। बस आपको ना ज़्यादा बोलना ना कम बोलना, इतना ही बोलना है। तो अगर इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि अगर कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर गुस्से में आया है, या फिर अगर आपका कलीग आपका बहुत गुस्से में है, तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि सर उस केस में मैं असर्टिव रहूँगा, मैं जो सही है वो बोलूँगा, उनकी बात समझूँगा, उनसे फिर से रिकन्फर्म करूँगा और उनको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे लेवल पे है तो ठीक, वरना मैं एक सुपीरियर को वो बातचीत जो है उनको बोलूँगा कि आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर मैं सॉल्यूशन दिया है, उसको वो मान गए हैं, तो उनसे मैं रीच आउट भी करूँगा अगली बार कि आपका सॉल्यूशन हुआ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मतलब यही है कि एक्टिव लिसनिंग है, क्लैरिफाई करना है, रीस्टेट करना है, सॉल्यूशन प्रपोज करना है, स्टे काम रहना है और फॉलो अप भी करते रहना है। फिर आता है कि आप अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हो? अच्छा, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 तरीके हो सकते हैं। एक, कि आपने पूरा पढ़ लिया है कि आरआरबी के अंदर, आईपीएस आरआरबी के अंदर कैसे आदमी ग्रो करते हैं, मतलब कैसे पर्सनल ग्रो करते हैं, कैसे लोग ग्रो करते हैं, तो आप वो बता सकते हो। ये एक अच्छा आंसर भी है और रिस्की आंसर भी है। वेबसाइट्स पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे गलत दिया हुआ है जो हायरार्की है। तो आप या तो ऑफिशियल किसी अपने बंदे से पूछ लें, किसी फ्रेंड से पूछ लें कि भाई क्या लेवल होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर द फॉर्म, तो मैंने ये सोचा कि मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन आने वाले 5 साल में क्या? तो मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया, उसने बोला कि 5 साल में आप स्केल 2 से स्केल 3 बन सकते हो और एक ब्रांच मैनेजर लेवल पे आप जा सकते हो। तो एज़ पर माय लिमिटेड नॉलेज, देखो जहाँ कहीं भी ऐसी कोई आप बात कर रहे हो जो कि भविष्य की है, जिसकी जानकारी आपने एक्वायर की है, आपने खुद से नहीं एक्सपीरियंस की है। जैसे कि अगर आप बैंक के अंदर हैं, तो आपने देखा है ना कि यार ये तो 2 साल पहले ये थे, अब 5 साल बाद ये बन गए। लेकिन अगर आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो कि क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर मैंने डिस्कस किया था अपने कुछ कुछ सीनियर से, अपने कुछ फ्रेंड से जो अभी बैंक में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आने वाले 5 साल में अगर आप अच्छा काम करते हो, तो आप स्केल 2 स्केल 3 बन सकते हो और एज अ ब्रांच मैनेजर आप किसी जगह पोस्ट हो सकते हो, ऐसा तक हो सकता है। तो मैं अपने आप को किसी बैंक के अंदर एक मैनेजरियल पोजीशन में देखता हूँ आने वाले 5 साल। इससे सेफ आंसर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा आंसर। इस पे एक उल्टा क्वेश्चन आपके आ सकता है कि अगर आपको इसी दौरान कोई बेहतर जॉब मिलती है, जैसे कि आपका एसबीआई में हो जाता है, जो कि अगेन हमसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्कोप, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, तो आप ये बोल सकते हो कि सर एज ऑफ नाउ तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके हाथ में है, जो आपके सामने है, उसको स्वीकारो। कल को जब ऐसा होता है तो सर वो तब की बात है, तो उसका मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये पता है कि आईपीएस आरआरबी जितने भी बैंक हैं, वो सारे बैंक्स बहुत ही वेलकमिंग हैं, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं अपने आप को आरआरबी पीओ के अंदर ही, आरआरबी के अंदर ही एक मैनेजरियल पोजीशन पर आने वाले साल में देखता हूँ। तो आपने एक स्कोप छोड़ दिया वहाँ पर कि हाँ, आगे चलकर मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो भविष्य की बात है, अभी एज एज ऑफ नाउ मेरा प्लान नहीं है। वो आप समझ रहे हैं? तो आपको ये नहीं दिखाना, नहीं सर मैं तो नहीं सर कि हम मरेंगे, हम जिएँगे, ए बैंक तेरे लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको वहाँ पर डिप्लोमैटिक रहना है, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, कि एज़ ऑफ नाउ यही मेरी प्रिपरेशन, यही मेरा फ़ोकस है।
आगे चल के क्या होगा सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने लोगों से पूछा है कि जो भी आरआरबीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है और मुझे वो ग्रो कराने में हेल्प करेंगे। फिर आता है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। देखिए, जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं तो एक स्ट्रेंथ एक सेक्टर के लिए वीकनेस हो सकती है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि सर मैं ईज़िली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है? ये स्ट्रेंथ हो सकती है। आप बोल सकते हो कि सर मेरे को ओपन अप मैं जनरली बहुत ही कम लोगों से बात करता हूँ। मेरे को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अच्छी बात भी हो सकती है कि अपने काम से मतलब रखते हो, बहुत फ़ोकस्ड हो, लेकिन बुरी बात हो सकती है क्योंकि बैंक के अंदर पब्लिक डीलिंग होती है, आपको लोगों से बात करना होगा। आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी होगी क्योंकि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिज़नेस करती है डिपॉज़िट्स और लोन्स का। आपको लोन्स पिच करने होंगे, आपको डिपॉज़िट्स के लिए एनकरेज करना होगा। तो अगर आप ये कहो कि मैं सर कम से कम बात करती हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ, तो वो गलत हो सकता है। अगर मैं होता तो मैं पहले तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं तैयारी कर रहा हूँ बैंक की तो मैं ये देखता कि एक बैंकर की स्ट्रेंथ कौन-कौन सी होती हैं और क्या मैं उनसे अपने आप को अलाइन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक ऑनेस्ट होता है, एक बैंकर ऑनेस्ट होता है, अकाउंटेबल होता है, एक बैंक टाइम का पाबंद होता है, एक बैंक बहुत ही अटेंशन टू डिटेल होता है, हर चीज़ को समझता है। एक बैंकर जो होता है वो ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैव अ लॉन्ग डे। एक बैंकर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फंड्स को लेकर, बैंक की वर्किंग को लेकर बहुत सीरियस होता है। तो आप इनमें से क्या चूज़ कर सकते हो ये आपके ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बात करूँ, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं हर चीज़ को ना समझ के, प्रोज़ एंड कॉन्स देख के ही कोई काम करता हूँ। ये एक अच्छा स्ट्रेंथ है। कैसे अच्छा स्ट्रेंथ है? कि आप फिर जल्दबाज़ी नहीं करते हो। आप एफ़िशिएंट तो हो, लेकिन आप जल्दबाज़ी नहीं करते हो, पहला। दूसरा बोल सकते हो कि सर मेरे को ना नई चीज़ सीखना पसंद है और ट्रैवल करना पसंद है। अब नई चीज़ सीखने का मतलब ये होता है कि बैंक के अंदर भी बैंकिंग इज़ एन इवॉल्विंग सेक्टर। हर समय कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई ना कोई पॉलिसी आती है, कोई ना कोई सर्कुलर आता है, कोई ना कोई ट्रेनिंग आती है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी स्ट्रेंथ है। और ट्रैवल करना मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो अपने शहर से दूसरे शहर जाने में। तो वो एक फैक्टर है कि यू आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग अ लॉट। तो ट्रैवलिंग को स्ट्रेंथ कैसे बोल सकते हो कि मेरे को पसंद है नई जगह को देखना क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना पसंद। मेरी स्ट्रेंथ यही है कि मैं बहुत ही होमसिक फील नहीं करता। और होमसिक एक प्रॉब्लम है बैंकर्स की। कई लोग बैंक की जॉब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो होमसिक फील करते हैं। जो बैंक में अट्रिशन है उसमें होमसिक होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पे, वीकनेस पे, कि मेरी ऐसी वीकनेस क्या है। तो आप या तो सच बोल सकते हो कि सर मैं कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक था, बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता था और इसको लेकर मैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली बहुत परेशान थी। तो ये मेरी वीकनेस मुझे लगती है। लेकिन पिछले 1 साल से जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट देने होते हैं, क्योंकि मुझे क्लासेस करनी होती हैं, मुझे पढ़ाई करनी होती है। तो इनिशियली तो बहुत मुश्किल था, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट और टाइम ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ कि जो भी मैं सुबह सोचता हूँ, मैं शाम को कर लेता हूँ। तो येस, इनिशियली और टू अ लार्जर पार्ट ऑफ माई लाइफ आई वाज़ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मैं काफ़ी लेज़ी था। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस वीकनेस को काफ़ी हद तक मैंने ओवरकम कर दिया है। अब आपको अगर डर लगता है कि यार ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट ना चला जाए कि आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो, तो आप इसको मत कहो। फिर आप ये कह सकते हो कि सर मेरे मतलब मैं टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, तो मैं परेशान होता हूँ। ये मेरी इसलिए वीकनेस है बिकॉज़ मैं हमेशा काम का सोचता हूँ कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। वर्कहॉलिक, और वो मुझे लगता है मेरी वीकनेस है क्योंकि मेरे को बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत होती है। तो वो तो आप ये भी बोल सकते हो कि लेकिन सर इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इस पे मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कितने घंटे मुझे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है, तो उस पे मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने बुक्स पढ़ ली। लेकिन अगर आपने बुक्स का जिक्र किया तो अगेन काउंटर क्वेश्चंस, कौन सी बुक, क्या स्टोरी है। तो अगर आप ये रीज़न देते हो तो ये रीज़न अच्छा वीकनेस है बिकॉज़ वर्कaholic बैंक चाहता है आप बनो।
ठीक है, तो वो वीकनेस आपका हो सकता है। तो अगेन ये आपको डिसाइड करना है कि वीकनेस आपकी क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से वीकनेस हो सकती है। फिर आता है कि हम आपको हायर क्यों करें। अगेन इसका एक लिस्ट बना लो भाई, बहुत ज़रूरी है। अपने से पूछो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, अपने से पूछो कि आप बैंक को क्या दे सकते हो? ऐसा आप में क्या है जो आप बैंक को दे सकते हो? है ना? मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मैं बैंक को अपना पूरा अटेंशन दे सकता हूँ। जब तक मैं बैंक के अंदर हूँ, तब तक मेरा सिंगल फ़ोकस रहेगा बैंक की ग्रोथ और बैंक का काम। तो मेरा जो मैं ज जिस वजह से आप मुझे हायर करो बिकॉज़ मेरे अंदर बहुत फ़ोकस है। मैं फ़ोकस करके काम करता हूँ और और काम के प्रति वफ़ादार हूँ, ऑनेस्ट हूँ। एक आंसर। सेकंड आंसर दे सकते हो कि सर मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता है, तो मैं बहुत ही एफ़िशिएंट हूँ। मैं अगर मेरे पास लेट्स सपोज़ 10-12 काम एक साथ आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उन कामों को धीरे-धीरे मैं वन बाय वन करता हूँ। तो मेरे को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने लाइफ़ को, अपने काम को आता है, वो यहाँ पर मैं इस बैंक को दे सकता हूँ। तीसरा बोल सकते हो, जैसे अगर आप मान लो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो सर स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है परसिवरेंस, डिलेड ग्रैटिफिकेशन, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, चलो इसको हिंदी कर देता हूँ। परसिवरेंस मतलब कि कैसे मैं एक टारगेट तक पहुँचूँ और लगा रहूँ उस टारगेट को लेकर। तो मेरे को सर टारगेट्स सेट करना और टारगेट बीट करना आता है। और ऑब्वियस सी बात है सर, बैंक के टारगेट्स होते होंगे या होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ज़रूर, तो उनको मैं बीट ज़रूर करना चाहूँगा, उनको मीट ज़रूर करना चाहूँगा। तीसरा, आप बोल सकते हो कि सर जैसे कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, विराट कोहली, रोनाल्डो, सुनील छेत्री, इनके अंदर एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है इनके अंदर? कि ये बेस्ट बनना चाहते हैं। तो सर मेरे अंदर भी है कि मैं आई वांट टू बी द बेस्ट एंड आई वांट टू गेट बेटर एवरी डे। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट तो एक वर्ड है, लेकिन बेटर तो एक एवर लॉन्गिंग एक्सरसाइज है। तो जब मैं बैंक के अंदर जाऊँगा तो मैं अपने आप को, अगर मैं डे 1 पे आया हूँ, तो डे 15 पे अपने आप को डे 1 से बेटर चाहता हूँ। तो आई वांट टू कीप गेटिंग बेटर एट लाइफ, एट माय जॉब। तो मैं आपको अपना अटमोस्ट फ़ोकस, अपना डेडिकेशन कि मैं अपने आप को बेटर फ़ील करना चाहता हूँ। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि मुझे पेशेंस है और पेशेंस बैंक के अंदर चाहिए, चाहे वो कस्टमर डीलिंग में हो, चाहे वो काम में हो, दे सकता हूँ। अब इनमें से आप कोई भी चीज़ चुन सकते हो और इस चीज़ पर आप टेक अप कर सकते हो। अब आता है व्हाट डू यू थिंक आर द की क्वालिटीज़ और स्किल्स जो कि एक आरआरबी पीओ में होते हैं। मैंने बता दिया आपको कि अभी जो स्ट्रेंथ होंगी उनको यहाँ आप ट्रैक कर सकते हो। अकाउंटेबल, ऑनेस्ट, अटेंशन टू डिटेल, पेशेंट इनफ, पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स, रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, ये सब चीज़ें एक आईपीएस आरआरबी पीओ के लिए काफ़ी होती हैं। अच्छा, अब इसकी ये मैंने बताया था, इफ यू गेट बेटर ऑप्शन इन द फ्यूचर विल यू लीव द कंपनी? तो इसका आंसर कभी भी येस या नो में नहीं देना है आपको, कभी नहीं देना है। आपको सच बोलना है। सच क्या बोलना है कि सर एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ इन द नियर फ्यूचर मेरे को आरआरबी पीओ में ही जाना है, क्योंकि अगर मुझे जाना नहीं होता मैं इसकी एग्ज़ाम तैयारी नहीं करता, नंबर 1। आगे क्या होगा सर, आई कैन नॉट से। अगर आप बात करें किसी दूसरे बैंक में जाने की, तो सर अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। और प्लान इसलिए भी नहीं है क्योंकि सर मैंने आरआरबी पीओ के बारे में पढ़ा है, आरआरबी के बारे में पढ़ा है, और आरआरबी समय के साथ बेहतर हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं नंबर्स नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन जो मेरे कुछ कलीग्स हैं वो काम करते अलग बैंक में और वो काफ़ी खुश हैं। तो मुझे इसीलिए बैंक में आना है। देखो ये झूठ है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप जानते हैं कि कोई आपके कलीग नाखुश हैं और फिर भी आप जा रहे हो, तो फिर नेगेटिव होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे जानने में कई लोग हैं बैंक के अंदर जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आरआरबी के अंदर, और उनको देख के ही मैंने ये फॉर्म भरा था, और मैं भी वैसा ही काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फ़िलहाल तो इस बैंक में रहूँगा। आगे का सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आरआरबीज़ पे, जहाँ मैं जाऊँगा कि वहाँ पर मुझे भरपूर मौके मिलेंगे, भरपूर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी ग्रो करने के, तो मेरे को कभी सवाल ही नहीं आएगा किसी दूसरे बैंक में जाने के लिए। हाउ विल यू सर्वाइव इन अ रूरल सिटी? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल प्लीज़ अलग-अलग लोग के लिए अलग हो सकता है। आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपकी जो जहाँ पर आप रहते हो, वो डिसाइड करता है। अगर आप मुंबई रहते हो या आप किसी पॉश इलाके में रहते हो, या फिर आप किसी सिटी में रहते हो जहाँ का ताल्लुक गाँव से नहीं है, तो उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि आप कैसे रहोगे। तो 2 आंसर मैं 3 आंसर यहाँ पर दूँगा आपको। अगर आप किसी शहर में रहते हो और आपकी पोस्टिंग होती है, सेमी रूरल पोस्टिंग होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर एग्ज़ाम देने से पहले मुझे पता था कि मुझे एक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हो सकती है।
तो मैंने इसको लेकर कंसल्ट किया अपनी फैमिली से, क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है विलेज का। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड से कंसल्ट किया जो या तो बैंक में या फिर ग्रामीण काम करते हैं। तो मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। जहाँ तक बात रही कि कितना तैयार हूँ, तो सर मेरा माइंड मेकअप है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड कि मैं काम वहाँ कर सकता हूँ। वहाँ पर चैलेंजेस आएँगे, मुझे पता है कई चैलेंजेस से मुझे डर लगेगा, कई चैलेंजेस शायद ना टैकल कर पाऊँ। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर नया सीखने की कला है, चैलेंजेस को फेस करने की कला है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे वहाँ कोई दिक्कत ना हो। इनफैक्ट अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में रूरल एरियाज़ में भी ग्रोथ हुई है और वहाँ पर भी बेहतरी हुई है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है उन लोगों को, उन दोस्तों को देख के जिनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं वो रीज़न की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि जहाँ तक बात रही मेरे एक शहर की, तो मेरी फैमिली मुझे कोऑपरेट करती है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि आप जाओ, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हो, और मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इस सवाल का जवाब इंडिविजुअल होगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मेरे लिए इसका आंसर अलग हो सकता है। अगर आप रहते हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं या फिर आप किसी सेमी रूरल सिटी में रहते हैं, तो उनके लिए आंसर यहाँ का इसका उत्तर अलग-अलग हो सकता है। अब बैंकिंग सेक्टर क्यों इंजीनियरिंग वालों के लिए? तो बहुत ही सिंपल सी बात है और आप बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं अगर होता ये मैं ये बोलता कि सर आप शायद जानते होंगे लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन फिर वो इंजीनियरिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं, उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि सर पीयर प्रेशर की वजह से मैंने इंजीनियरिंग ली थी, लेकिन एट द एंड ऑफ माय सेकेंड ईयर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए बना नहीं है। लेकिन चूँकि मुझे ग्रेजुएशन करना था, मैं ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ की तैयारी की है। सेकंड एक सवाल आपसे आ सकता है, जो लोग का गैप ईयर है कि भई 2-3 साल, 4 साल तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने एमटेक भी कर लिया है, एमएससी भी कर लिया है, कई लोगों ने पीएचडी भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया है। तो उनका आंसर ये रहेगा कि सर मैंने सब कुछ ट्राई किया और मुझे लगा कि वो सही है, मुझे लगा ये सही है। इतना कुछ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, लेट्स गिव अ सीरियस ट्राई टू द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, स्टेबिलिटी जैसा कि नहीं है वहाँ पर, या वहाँ पर एक मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मैंने वहाँ काम करके, तो मैं बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ और आई एम होपफुल कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है? ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, रीज़न उसका क्योंकि आपके पास डबल प्रेशर है कि आप 4 साल तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 4 साल, 5 साल बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर आई एग्री कि मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई एम प्रीटी होपफुल कि मैं बैंकिंग में सर्वाइव कर सकता, बैंक में सर्वाइव क्या, बैंक में एक्सेल कर सकता हूँ। तो जो लोग का गैप ईयर है वो, अच्छा हाँ, दूसरा एक और चीज़, जिनका गैप ईयर है उनको ये सवाल आता है कि एक एक अंदर से एक ग्लानि, अंदर से एक गिल्ट होता है कि यार कैसे जस्टिफाई करूँगा? तो सच बोल दो कि सर मेरे को जब मैंने बीटेक किया उसके बाद मैंने तैयारी की और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या तो मेरी संगति या तो मेरी तैयारी का जो तरीका था वो गलत था, क्योंकि अगर सही होता तो शायद सिलेक्शन मेरा हो जाता। लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने अपनी तैयारी को चेंज किया है, आप वहाँ पर डिटेल में जा सकते हो और उस वजह से मैं यहाँ पर बैंकर बन के यहाँ पर इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। सच बोल दो आपका गिल्ट क्या है या फिर आपने क्यों नहीं किया, उसका रीज़न होगा कोई, आप बता सकते हो कि आप या तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, सीरियस नहीं थे, आप मल्टीपल एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ भी हो सकता है। वो आप सच-सच वहाँ पर बोल सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। ये हमारा क्लास 1 था। क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बैंकिंग टर्म्स जो कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी जो तैयारी करा रहे हैं पीओ की, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।